So today is first class and we will start the unit electrostats और इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको भी आप जाने, जैसे एक यूनिट और मेजरमेंट में आपका रूल होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। This play a very important role during the calculation. जैसे एग्जाम्पल के लिए रेडियस ऑफ एटम, आंसर है 10⁻⁻⁻8 मीटर। ये जो हमने लिखा है ना, ये ऑर्डर में लिखा है। व्हेन वी राइट द वैल्यूज इन पावर ऑफ 10 तो वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻⁻31 kg इतना होता है। लेकिन अगर हम इसको ऑर्डर में लिखें तो ऑर्डर में इतना है -30 kg। अच्छा, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपने फिजिक्स में जो वैल्यूज लिखी हैं वो कुछ उनका स्पेसिफिक वे है। जैसे सपोज कर लो कि स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाय द सिंबल सी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास 1.66 10⁻27 kg। अगर आप देखो तो आपने फिजिक्स में जो वैल्यूज लिखी हैं उनके लिखने का तरीका ऐसा है, नंबर है और जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 10 है, और फिर साथ में इनटू है और 10 के ऊपर +- पावर है। देखो नंबर है अलॉन्ग विथ पावर ऑफ 10, ये नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर है और 10 से कम है अलॉन्ग विथ पावर। 9.1 10⁻31 kg नंबर है अलॉन्ग विथ पावर। और भी कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो हो सकता है कि आप नहीं जानते हो, आप उनको फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। मैंने कोशिश किया है कि मैं उन वैल्यूज को लेकर के आऊं सामने जिनको आपने पहले भी सुना है, जाना, जैसे ये कॉमन है। और अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं कि एक टर्म है आपका फिजिक्स में प्लांक कांस्टेंट, h से लिखा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 6.6 - 34 SI। तो बहुत सारी फिजिक्स में वैल्यूज हैं। अगर आप कलेक्शन करें वैल्यूज का तो आप देखेंगे कि 99% से ज्यादा वैल्यूज हैं, उनके लिखने का अंदाज ऐसा है, तरीका ऐसा है। और इस तरीके से जब हम किसी वैल्यू को लिखते हैं, क्यों लिखते हैं उसके पीछे भी रीजन बता दें। स्पीड ऑफ लाइट जो है ना, एक्चुअली ये थी 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट ये निकल के आई थी। अब अगर आप सोचो कि यही इसी तरीके से आपके सामने इसको लाया जाता तो क्या इसको याद रखना इजी था? टफ था ना। अच्छा, पहले तो इसको याद रखना मुश्किल था। दूसरा, अगर इस वैल्यू का हम कहीं पर कैलकुलेशन करते, किसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन करते, डिवीजन करते तो भी टिपिकल हो जाता। तो इस टिपिकल जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई किया गया, और इसको सिंप्लीफाई जब किया गया तो उसको इस लुक में बदला गया, और इस लुक को कहते हैं साइंटिफिक वैल्यू। साइंटिफिक वैल्यू, साइंटिफिक वैल्यू कैसे लिखी जाती है? तो साइंटिफिक वैल्यू लिखने का तरीका ये होता है, एक नंबर होता है
और साथ में 10 के ऊपर पावर होती है। जो नंबर होता है दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। तो साइंटिफिक वैल्यू का रोल क्या था? अब इलेक्ट्रॉन का मास आपको ऐसे लिख के दिया गया तो आसानी से याद हो गया, इजी वे में आपने इसको याद भी किया, लर्न भी कर लिया, और कहीं पर अगर आपने इसको ऑपरेशन में लिया प्लस माइनस तो भी क्या हो गया, आसान हो गया। तो साइंटिफिक वैल्यू क्यों लाई गई, साइंटिफिक वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है? तो टू सिंप्लीफाई द मेजरमेंट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, हमें जो है इस की नीड थी। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉन का मास एक्चुअल में कितना था, 0.000 ऐसे करते चले जाओ, फिर है वहां पर 9, 1, 2, 7, 3 और आगे kg। आप समझ सकते हो कितना टिपिकल। तो साइंटिफिक वैल्यू जो थी वो आपकी सिंप्लिसिटी के लिए थी। तो देखो ये सारे के सारे साइंटिफिक हैं, और ऑर्डर में जब और ज्यादा सिंप्लीफाई करना हो, मतलब अगर आपने कहा कि टिपिकल वैल्यू को सिंप्लीफाई कैसे करें, आंसर है साइंटिफिक में बदल दो। और ज्यादा सिंप्लीफाई कैसे करें तो किसमें बदल दीजिए, ऑर्डर में बदल दीजिए। अगर कोई वैल्यू साइंटिफिक है और आप उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्डर में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ऑर्डर वैल्यू होगी, जो ये 10 की पावर है वो पिक कर लिया जाता है, जो भी 10 की पावर है उसको ले लीजिए, या फिर 10 की जो पावर है उसको पिक करिए और साथ में उसके +1 कर दीजिए। कभी कभी केवल टेक द पावर ऑफ 10 एंड समटाइम्स टेक द पावर ऑफ 10 एंड +1। ये कब करते हैं और ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब ये नंबर, साइंटिफिक वैल्यू में जो नंबर है, अगर मैं उसको कैपिटल N से लिखूं तो वो लेस देन r इज इक्वल टू 3.16 है। अब 11th स्टैंडर्ड में इसके पीछे भी लॉजिक दिया गया है कि ऐसा क्यों है, हम यहाँ पर लॉजिक की बात नहीं करेंगे। अगर ये नंबर आपका 3.16 से इक्वल या लेस है तो ओनली पिक द पावर ऑफ 10, और पावर के साथ +1 कब करेंगे, जब आपका नंबर 3.16 से क्या हो, ग्रेटर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का मास साइंटिफिक में ऐसा है, ऑर्डर में ये कैसा हो जाएगा, टेक द पावर ऑफ 10, -31 है, और साथ में पावर में +1 कर दीजिए, ये हो गया -30। ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻30 kg होगा। सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट ऑर्डर में कितनी होगी, 10⁸। पिक द पावर एंड चेक द नंबर। तो ये 3 आपका 3.16 से क्या है, कम है, सिंपली आपका 10 की पावर है, कैपिटल चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पिक द पावर 10⁻11 और +1, बिकॉज द नंबर इज ग्रेटर देन 3.16, तो रिजल्ट विल बी -10। इसका रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप 12th की फिजिक्स में न्यूमेरिकल करोगे तो आप देखोगे कि अगर आपको साइंटिफिक और ऑर्डर पता है, कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई, मतलब बहुत जल्दी से आप कर पाएंगे। प्रोटॉन के मास को अगर हम ऑर्डर में लिखें तो 10⁻⁻27 kg। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू को अगर हम लोग ऑर्डर में लिखें तो रिजल्ट विल बी 10⁻34 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, -30। चलिए अच्छा एक कैलकुलेशन करते हैं। समवन इज आस्किंग कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एट ए डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आया, ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एंड यू नो कि इसका मास होता है 9.1 -31 kg, एंड अदर इलेक्ट्रॉन mass is 9.1 10⁻31 kg and both are at a distance 1 centimeter। मुझसे पूछा गया है कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बताइए कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ऑप्शंस आर देयर, और अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है
या आप कैलकुलेशन ऑर्डर में ले जाओगे या नहीं ले जाओगे। चलिए मान लेते हैं कि ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि आंसर इज माइनस का 66 न्यूटन। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आंसर इज माइनस का 64 न्यूटन। थर्ड ऑप्शन इज आंसर इज माइनस का 62 न्यूटन। एंड फोर्थ है आपका 10 टू द पावर प्लस का 12 न्यूटन। आपने इस क्वेश्चन को फार्मूले के साथ सॉल्व किया, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अभी देखना इस क्वेश्चन में आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। ऑल द ऑप्शंस आर गिवन इन पावर ऑफ 10, मतलब किसमें दिए गए, ऑर्डर में दिए गए। तो कैपिटल जी की वैल्यू हमने लिखी 6.67 माइनस 11। m1 की वैल्यू है 9.1 माइनस 31 और m2 की वैल्यू भी सेम वही होगी, स्क्वायर लगा दिया। बिकॉज बोथ द कैपिटल जी एंड m1 m2 आर इन SI, तो r शुड बी इन SI। तो SI में सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 और ये होल स्क्वायर। ऑल द ऑप्शंस आर इन पावर ऑफ 10, तो ऑर्डर में चेंज कर दीजिए। और जिसको ऑर्डर नहीं पता होगा वो कैलकुलेशन को टिपिकल बना लेगा। मैंने 1 बाई 1 ब्रैकेट को ऑर्डर में चेंज किया। फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ऑर्डर में चेंज किया, माइनस 10 आया। सेकेंड वाले ब्रैकेट को ऑर्डर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 30। स्क्वायर लगाया तो क्या हो गया, माइनस का 60। और अपॉन में ऑलरेडी ये ऑर्डर है ही, ये कितना आ गया, माइनस का 4। ऊपर हो गया माइनस का 70 और ये प्लस का 4 कितना आया, माइनस 66। ऑर्डर जो होता है वो कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करता है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है और हमारे एग्जाम में आ गया, मेरे ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं कि मैं किस तरीके से सॉल्व करूं, तो भी मैं थ्रू द ऑर्डर जाऊंगा। बट आंसर लिखते समय मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से, F नियरली इक्वल टू माइनस का 66 न्यूटन, क्योंकि मैंने ऑर्डर फॉलो किया। अब आप सोच के देखो कि अगर ऑर्डर नहीं होता, जो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो आपके पास 6.67 होगा, फिर 9.1 होगा। देखो कितना स्ट्रगल है। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो बिल्कुल जानिए इस रिजल्ट को, ठीक है। कन्वर्ट कर लेंगे, साइंटिफिक आपको मिलेगा, वो कोई इशू नहीं है। और अगर साइंटिफिक नहीं भी है तो आप बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है रिजल्ट। कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अगर कुछ नोट करना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज द मैथमेटिकल टूल फॉर अस। एनसीईआरटी फर्स्ट में आप अगर आप देखोगे, यूनिट आपकी कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ये चैप्टर है, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है कि व्हाट इज चार्ज, ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, व्हाट इज चार्ज। और इस इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा या ये जानना होगा कि व्हाट आर फील्ड फोर्सेस एनिमल। 11th में हम लोगों ने फील्ड फोर्सेस कहाँ पढ़े, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। व्हाट आर फील्ड फोर्सेस, क्या होते हैं फील्ड फोर्सेस? फील्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक डिफाइंड फील्ड के अंदर वर्क करती हैं। और चार्ज फील्ड फोर्सेस, जो चार्ज होता है वही फील्ड फोर्सेस के अंदर आता है। मतलब हाँ, चार्ज जो है फील्ड फोर्स बिकॉज ऑफ द चार्ज जो है वो एग्जाम्पल ऑफ फील्ड फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका किसका एग्जाम्पल है, फील्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। तो एक्चुअल फील्ड फोर्सेस क्या है, जब दो लोगों के बीच में फोर्स लगता है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में ये सन है और ये हमारे पास में अर्थ है,
आपको पता है कि इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जिसको भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। तो ये फोर्स वहां पर है लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे को टच नहीं किया। तो फील्ड फोर्सेस हम जानते हैं, अभी अगर आप भूल गए तो जान लीजिए। व्हेन फोर्स टेक प्लेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स या फिर टू आर्टिकल्स विदाउट टचिंग ईच अदर देन द फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स। ठीक है ना। तो ये हमें पता है कि फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं। और जो सबसे ओल्डेस्ट फील्ड फोर्स है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बिकॉज ऑफ मास होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? बिकॉज ऑफ मास होता है, और मास आपको हर जगह मिलता है, इसलिए ग्रेविटेशनल वाले फील्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल। ठीक है ना। तो ये बात पता थी भाई कि फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं, और फील्ड फोर्सेस बिकॉज ऑफ द मास जिसको कि ग्रेविटेशनल का फील्ड फोर्स कहते हैं, उसको निकालने का हमारे पास फार्मूला नहीं था। तो देखिए ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहीं से। हमने इलेक्ट्रॉन लिया और इनको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया, और हमें ये पता है कि इसके पास मास है, मास वाली प्रॉपर्टी है, और इसके पास भी मास वाली प्रॉपर्टी है। तो बिकॉज ऑफ द मास प्रॉपर्टी जो फील्ड फोर्स है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स। कैलकुलेट किया है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10 to the power minus 11। m1 की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन के लिए? 9.1 माइनस 31, और m2 की वैल्यू भी सेम यही रहेगी बिकॉज दिस वन इज इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्वायर किया, सेंटीमीटर को मीटर बनाया, माइनस का 2 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें, और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो कितना निकल के आएगा? माइनस का 66 न्यूटन। एंड यू ऑल नो कि जो मास वाला फील्ड फोर्स है वो नेचर में कैसा होता है? अट्रैक्टिव नेचर का। मास वाला फील्ड फोर्स यूनिवर्सल है, और ये न्यूटन ने आपको बताया। एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई भी किया गया कि बिकॉज ऑफ द मास प्रॉपर्टी फोर्स बिटवीन द टू इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो विलियम गिलबर्ट ने इस फोर्स को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए निकालिए, फंडामेंटल पार्टिकल से ही प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन। डिस्टेंस है आपकी वो 1 सेंटीमीटर है। फिर से फार्मूला अप्लाई करिए, G की वैल्यू 6.67 माइनस का 11। m1 मीन्स प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.66 माइनस 27 kg, और m2 मीन्स सेकेंड प्रोटॉन का मास, स्क्वायर यूज किया, सेंटीमीटर इज माइनस का 2 होल ऑफ स्क्वायर। तो जब आप ऑर्डर में बदलेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 54, और यहां से माइनस का 4, तो दिस विल बी माइनस का 64 और प्लस का 4, कितना आ गया? माइनस का 60 न्यूटन। ये आ जाएगा 4 और कितना 65 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा? माइनस का 61 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन देख लो। और ये फोर्स भी कैसा है नेचर में? अट्रैक्टिव नेचर का है। ये वो बातें हैं जो हमें पता है, हम जानते हैं। एक डिवाइस बनी थी जिसका नाम था TBD, टॉरसन बैलेंस डिवाइस। तो टॉरसन बैलेंस डिवाइस जो है वो फील्ड फोर्स को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करती है, जैसे ये आपने किससे कैलकुलेट किया? फार्मूले से। और अब जरा हम इन इलेक्ट्रॉनों को उस डिवाइस के अंदर डाल दें। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम लिया और डिवाइस में रख दिया।
तो जब एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स निकाला गया तो फोर्स की वैल्यू थी -24 न्यूटन। कहां वो आ रहा है थ्योरी के अकॉर्डिंग -66 न्यूटन, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या निकल के आ रहा है -24 न्यूटन। और क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि -24 न्यूटन जो ये फोर्स निकल के आ रहा है ये बहुत बड़ा है -66 न्यूटन से। एक्सेप्टेड? ऐसा नहीं लग रहा कि -24 न्यूटन कम है। -24 न्यूटन -66 न्यूटन से क्या है, बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। और ये जो टॉरसन बैलेंस डिवाइस है ना, ये फोर्स की वैल्यू भी बताती है और नेचर भी बताती है। और जो इस फोर्स का नेचर है वो रिपल्सिव नेचर है, रिपल्सिव नेचर। और एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनके माइंड में क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि इसके पहले पूरा का पूरा वर्ड ये कहता था मास सभी के पास है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉनों के पास मास, अकेला मास होता तो फार्मूले से आने वाली वैल्यू और एक्सपेरिमेंट से आने वाली वैल्यू क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, न्यूट्रॉन वाला भी ले लेते हैं। तो न्यूट्रॉन के केस में जब आप फोर्स निकालते हैं फार्मूले की हेल्प से, और न्यूट्रॉन के केस में जब आप फोर्स निकालते हैं एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, दोनों इक्वल आते हैं। मतलब जो रिजल्ट फार्मूले से आता है वही रिजल्ट किससे आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है। तो अब एक क्वेश्चन और आ गया यहां पर कि इलेक्ट्रॉनों के केस में ऐसा क्यों नहीं है, प्रोटॉनों के केस में ऐसा क्यों नहीं है? जब इन्होंने इस प्रोटॉन प्रोटॉन सिस्टम को डिवाइस के अंदर डाला और एक्सपेरिमेंटली फोर्स निकाला तो फोर्स की वैल्यू निकल के आई -24 न्यूटन। प्रोटॉनों के केस में भी -24 न्यूटन, इलेक्ट्रॉनों के केस में भी -24 न्यूटन। और -24 न्यूटन नेचर में कैसा है? रिपल्सिव। लेकिन न्यूट्रॉनों के केस में उनको रिजल्ट वही मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। जो रिजल्ट आता है और जो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आती है वो सेम मैच कर जाती है। तो गिलबर्ट कहते हैं इससे तो ये प्रूफ होता है, वेरीफाई होता है कि इलेक्ट्रॉनों के पास में मास के अलावा भी कुछ और है। मास तो है ही, बट मास के साथ साथ कुछ और भी है। और वो जो मास के साथ साथ जो कुछ और है ना, वो बहुत पावरफुल है। ये जो एक्सपेरिमेंट में जो फोर्स निकल के आ रहा है ये मास की वजह से नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? पहला, मास वाला फोर्स इतना छोटा सा है और ये फोर्स बहुत बड़ा है। दूसरा, मास वाला फोर्स ऑलवेज कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन ये वाला फोर्स कैसा है? रिपल्सिव। तो उन्होंने कहा कि ये बात आप सब लोग एक्सेप्ट करिए कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ और भी है along with मास। मास के साथ साथ क्या है? कुछ और भी है, और वो जो है वो बहुत पावरफुल है। प्रोटॉन के पास में मास के साथ साथ कुछ और भी है, और वो जो है वो बहुत पावरफुल है। वो इतना पावरफुल है कि मास वाले इफेक्ट को उसने क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। एक्सपेरिमेंटली जो फोर्स निकल के आ रहा है वो उसकी वजह से आ रहा है। लोगों ने उनसे पूछा कि वो जो कुछ और है जो बहुत पावरफुल है उसका नाम क्या है? तो फर्स्ट टाइम उन्होंने नाम दिया क्या? चार्ज। तो जो टर्म चार्ज है वो डिस्कवर्ड बाय कौन है? विलियम गिलबर्ट। ठीक है ना? कि कैसे डिस्कवर किया? विद द हेल्प ऑफ द टॉरसन बैलेंस डिवाइस। और इन्होंने इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले किसमें नोटिस किया? इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में, यानी कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। न्यूट्रॉन में उन्होंने कोई चार्ज नोटिस नहीं किया, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आ रही है न्यूट्रॉन के केस में और जो फार्मूले के साथ जो आ रही है वो मैच कर रही है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि न्यूट्रॉन के पास में ये प्रॉपर्टी नहीं है। तब उन्होंने बताया, रिजल्ट ये लिखा कि चार्ज जो है वो क्या चीज है? चार्ज कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स की कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? जिसको तुम नहीं लाए हो। इंट्रिंसिक, जो अपने आप है, तुमने उसको नहीं बनाया। तो चार्ज जो है कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स की कैसी प्रॉपर्टी है?
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी की वजह से फंडामेंटल पार्टिकल्स एक दूसरे पर बहुत स्ट्रांग वाला फील्ड फोर्स लगाते हैं, और इस चार्ज प्रॉपर्टी से जो फील्ड फोर्स बनता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। मास प्रॉपर्टी से जो फील्ड फोर्स बनता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी से जो फील्ड फोर्स बनता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना? तो इस चैप्टर की जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज, एंड टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, we should have idea of a field forces, and the oldest field force is a gravitational wala field force, and mass is universal, that is why this gravitational force is called universal. तो तब इसके यानी कि डिस्कवरी से पहले लोगों को लगता था हर किसी के पास में कुछ हो या ना हो लेकिन मास तो जरूर होगा, लेकिन इस रिजल्ट से ये प्रूफ होता है, इस एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि देयर आर सम फंडामेंटल पार्टिकल्स like electron and proton which have additional property along with mass, and that additional property is called charge which leading over the mass. कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास है और इलेक्ट्रॉन के पास में साथ में चार्ज भी है, जीत किसकी हो रही है? चार्ज की, क्योंकि आपका जो ये डिवाइस है वो उस फोर्स को रीड कर रहा है जो स्ट्रांग है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? बहुत पुअर है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना कि चार्ज वाली प्रॉपर्टी ने मास वाली प्रॉपर्टी पे क्या कर लिया? लीड कर लिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया? तो क्या हम ये समझ पाए कि चार्ज क्या होता है? चलिए एक बार मैं फाइनली बता दूं चार्ज क्या होता है। चार्ज, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ड्यू टू विच these particles interact strongly with each other. क्लियर है ना ये बात? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? लिखें इसमें, चार्ज इज intrinsic property. Charge is intrinsic property of some fundamental particles. Like electron, proton, due to which these particles make strong interaction ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक फोर्स, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ड्यू टू विच दीज पार्टिकल्स मेक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक फोर्स, ब्रैकेट क्लोज, बिटवीन देम। याद रखो कि इंट्रिंसिक को आप पहले अंडरलाइन कर दो, इंट्रिंसिक को अंडरलाइन कर दो। इंट्रिंसिक मींस क्या? जो तुमने नहीं बनाया वो इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक मींस क्या? जो तुमने किया वो क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिक। अब एक बात को लेकर के बड़ा अटेंशन में रहना पड़ता है, जैसे कि डस्टर एक बॉडी है, डस्टर फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, डस्टर एक बॉडी है, इस पर चार्ज है? आंसर है नहीं है। क्या हम इस पर चार्ज ला सकते हैं? आंसर है हाँ, ला सकते हैं। तो जो बॉडी पर चार्ज है वो कैसा हो गया? एक्सट्रिंसिक, वो हम लाए, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल का जो चार्ज है वो कैसा है? इंट्रिंसिक।
और ये भी आपको पता हो जाना चाहिए कि जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मोर देन 20 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ही चार्ज वाली प्रॉपर्टी थी। बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स और भी हैं जिनके पास चार्ज है, और बहुत सारे ऐसे भी जिनके पास चार्ज नहीं है। तो इसलिए ये इस बात का ध्यान रखना कि सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स पर चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास चार्ज भी है और मास भी है। तो एक चीज यहां से निकल के आती है कि चार्ज हमेशा अलोंग विद मास होगा, लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू। जैसे अगर आप न्यूट्रॉन की बात करो तो उसके पास चार्ज नहीं है लेकिन मास है, ठीक है ना। तो एक स्टार पॉइंट लिखें यहां पर, नेक्स्ट लाइन पर स्टार पॉइंट बना के लिखें। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विद मास, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है। टॉरिसन बैलेंस जो डिवाइस थी वो, उसमें कूलाम, साइंटिस्ट कूलाम का काफी बड़ा रोल था। तो उसी डिवाइस की हेल्प से इस चार्ज का जो है पता लग पाया था। तो अब लोगों ने गिलबर्ट से क्वेश्चन पूछा कि आपके इस पूरे डिस्कशन से पूरी की पूरी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है और जो आपकी पूरी थ्योरेटिकल अप्रोच है, जितनी भी आपने एनालिसिस की है, उससे ये तो पता चल गया कि चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉनों के पास मास के साथ साथ कुछ और भी है जिसका नाम आपने क्या रखा है, चार्ज रखा है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और चार्ज का मतलब क्या होता है, पावरफुल। जैसे आई हैव ए चार्ज मींस डेफिनेटली हम अपनी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा जो चीज है उसका तो वैल्यू भी होता है। अब अगर मार्कर में लेंथ है तो आप तुरंत पूछोगे कितनी है, तो आंसर आ जाएगा इतनी है। अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर है तो इस क्लासरूम का टेम्परेचर कितना है ये पता चल सक जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए थर्मामीटर। मास अगर है तो कितना है ये आप निकाल सकते हो। तो चैलेंज ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास चार्ज है तो कितना है ये पता किया जाए। तो गिलबर्ट इस काम को नहीं कर पाए, लेकिन टाइम टू टाइम जब जो है पता किया गया कि भाई अब चार्ज कितना है ये निकालना है, तो एक एक्सपेरिमेंट था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है ये निकाल लिया गया, और जो वैल्यू निकल के आई दैट इज 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 ये वैल्यू निकल के आई। क्योंकि चार्ज की जो डिस्कवरी थी वो की तो गिलबर्ट ने थी, लेकिन हेल्प किसकी ली गई थी, टीबीडी की, टॉरिसन बैलेंस डिवाइस की। इसलिए कूलाम को रिस्पेक्ट देते हुए जो चार्ज की वैल्यू निकाली गई उसकी यूनिट क्या लिखी गई, कूलाम। तो विद द हेल्प ऑफ द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई। जैसे ही ये वैल्यू निकल के आई, गिलबर्ट ने लॉजिकली प्रोटॉन पे चार्ज निकाला। और कितना प्रोटॉन पे चार्ज निकाला, 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। और साथ ही साथ गिलबर्ट ने ये भी बताया कि जो प्रोटॉन पर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन नेचर में अपोजिट है। नेचर में अपोजिट है। वो लॉजिक क्या था मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी हम अपना पॉइंट तैयार कर रहे हैं। क्या पॉइंट तैयार कर रहे हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर द इलेक्ट्रॉन इज इतना। किसने बताया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एंड लॉजिकली वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर द प्रोटॉन इज कितना, बट अपोजिट इन नेचर। ये किसने बताया, गिलबर्ट ने बताया। फिर बाद में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, लॉजिक डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टार पॉइंट पर आ जाइए। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ चार्ज
over electron, calculated value of charge over electron is लिखिए 1.6 10 to the power minus 19 कैपिटल C फॉर कूलम। ये कैपिटल सी ना लिख करके आप पूरा लिख लेना कूलम, बाद में कैपिटल सी मीन्स कूलम है। ब्रैकेट बनाइए, बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये बात हमको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिली। डन। नेक्स्ट स्टार पॉइंट होगा आफ्टर दैट logically value of charge over proton is logically value of charge over proton is logically value of charge over proton is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, but opposite in nature, कॉमा लगा दीजिए उसके बाद 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, that comma, but opposite in nature। इस बात को बताने का क्रेडिट किसके पास है? गिलबर्ट के पास है। तो ब्रैकेट बना के लिखिए बाय गिलबर्ट, विलियम गिलबर्ट पूरा नाम, बाय विलियम गिलबर्ट। बाय विलियम गिलबर्ट। क्या यहां तक की बातचीत में किसी को कोई मुझसे क्वेश्चन तो नहीं पूछना है? नेचर अपोजिट क्या है? हाँ, ये लॉजिकली उसने बताया। कैसे बताया जाए मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला, ध्यान दें इधर भाई, जैसे ही मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकाला, गिलबर्ट ने लॉजिकली प्रोटॉन पे चार्ज निकाला। कैसे निकाला देखो, गिलबर्ट कहता है जो एटम होता है ना, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। एटम के पास जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। अब आपको मैं और भी बताऊं, जैसे हमारे पास में डिटेक्टर जिसको कहते हैं, चार्ज को डिटेक्ट करने वाले चार्ज के डिटेक्टर, टेम्परेचर को जो डिटेक्ट कर ले वो टेम्परेचर के डिटेक्टर। तो चार्ज को डिटेक्ट करने वाले जो डिटेक्टर है उसमें से एक बहुत बड़ा ही कॉमन नेम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो एटम के पास में चार्ज नहीं होता, तुमने कहा मैं कैसे मान लूं? हमने कहा डिटेक्टर से चेक कर लो। तो एटम के पास में चार्ज नहीं होता। अब गिलबर्ट का लॉजिक देखिए, एटम के पास में अगर जेड इलेक्ट्रॉन है तो जेड क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। जेड आपका एटॉमिक नंबर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ये प्रूफ हो चुका है, और प्रोटॉन पर चार्ज है ये भी प्रूफ हो चुका है। ये तो हो चुका है ना प्रूफ। तो जरा इलेक्ट्रॉन का कुल चार्ज निकालें, जेड इंटू 1.6 10 to the power minus का 19 कूलम। ये चार्ज हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन्स का। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना है हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया x है। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज x है तो कितने प्रोटॉन है? z। कितना चार्ज हो जाएगा? z इंटू एक्स। लेकिन ये दोनों एटम के अंदर है, यानी कि इन दोनों का जो टोटल है वो क्या है? जीरो है। बोलो, यहां से निकल के आ गया कि x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? भाई x की वैल्यू होगी 1.6 और 10 to the power क्या होगा? माइनस का 19, और साइन कैसा है? माइनस। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस है तो प्रोटॉन का कैसा है? माइनस। और अगर तुम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव रखते हो तो प्रोटॉन को क्या लिखोगे? प्लस। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट नेचर। जैसे 2 का अपोजिट क्या है? -2। 3 का अपोजिट क्या है? -3। तभी तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। वेक्टर ए का अपोजिट क्या है? माइनस का ये वेक्टर। दोनों लोग मिलकर के एक दूसरे को क्या कर देंगे? जीरो वेक्टर बना देंगे। ये बात समझ में आ गई? अपोजिट नेचर वाली बात भी गिलबर्ट ने बता दी। तो फ्रैंकलिन ने क्या किया? फ्रैंकलिन, साइंटिस्ट का नाम फ्रैंकलिन है। इन्होंने जो है अपोजिट नेचर की बात को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन कन्वेंशन दिया।
भाई अपोजिट नेचर का मतलब है कि एक ऐसा है, दूसरा उसका ठीक कैसा उल्टा है। जैसे 2 का अपोजिट -2 है, 3 का अपोजिट -3 है, वेक्टर ए का अपोजिट क्या -a वेक्टर है। तो फ्रैंकलिन ने कहा कि भाई अपोजिट नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन कन्वेंशन देंगे, साइन कन्वेंशन देंगे। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर नेगेटिव साइन लगाया और प्रोटॉन के चार्ज पे कैसा साइन लगाया, प्लस। यानी कि अगर फ्रैंकलिन उस टाइम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्लस लिखते और प्रोटॉन के चार्ज को नेगेटिव लिखते तो आज हम वही पढ़ रहे होते। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रूफ करके दिखाओ, आंसर है इसका कोई प्रूफ नहीं, ये तो फ्रैंकलिन की मर्जी से। ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का जस्ट कैसा होता है, नेचर में अपोजिट। दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, पास पास आएंगे तो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अकेला इलेक्ट्रॉन है फुल ऑफ चार्ज है, अकेला प्रोटॉन है फुल ऑफ चार्ज है, एक साथ लेके आए चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो अपोजिट नेचर का तो वेरिफिकेशन है, इसको तो आप प्रूव कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव साइन ये तो फ्रैंकलिन की मर्जी थी, तो उन्होंने नेगेटिव साइन किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव किसको दे दिया, प्रोटॉन को। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। सर टॉरशन बैलेंस वाला पॉइंट लिखिए। नहीं, वो केवल आपके नॉलेज के लिए थी, जो कह रहा है बस वो लिखते चलो। बहुत कुछ बोलूंगा क्लास में, सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस साइन कन्वेंशन। फ्रैंकलिन इंट्रोड्यूस साइन कन्वेंशन to represent the opposite nature of charge, to represent the opposite nature of charge over electron and proton. Franklin introduced sign convention to represent the opposite nature of charge over electron and proton, such as के बाद बिल्कुल नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, कोई नेक्स्ट पॉइंट नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन पर आएंगे। नेगेटिव साइन किसको दिया, नेगेटिव साइन फॉर चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव साइन दिया फॉर चार्ज ओवर प्रोटॉन। तो यहां से आपको दो तरीके के चार्ज मिल गए, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अगर आपके पास प्लस चार्ज है तो मतलब क्या है, प्रोटॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर आपके पास में माइनस चार्ज है तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। डन, क्लियर है अपनी बात। इस तरीके से चार्ज जो डिस्कवरी थी वो अब पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, वेरीफाई हो चुकी थी। अब बारी थी यूनिट की, तो फ्रेश हेडिंग होगी यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट्स की बात की जाए, फर्स्ट पॉइंट, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलाम है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। कूलाम के लिए कैपिटल C बनेगा। और कुछ भी है क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये आपका हो गया SI यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर इंटू सेकेंड। डन। CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज, देखिए कूलाम आपको पता है, इसके नाम में स्टैट लगा दो, स्टैटिक, स्टैटिक कूलाम या सिंपली स्टैट कूलाम। या फिर ESU लिख दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
electrostatic unit, ESU. ESU is also named as CGS unit of charge, and Franklin is also. All these are CGS unit of charge. All these are CGS unit of charge. All these are CGS unit of charge. जैसे आपको पता है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है FPS और एक होता है SI. ये तो पता ही है ना. एक होता है MKSQ. तो केवल थोड़ा इसको सुन लो, लिखना नहीं है. MKSQ में जो ये Q है ये फॉर द चार्ज है, यानी इस सिस्टम ऑफ यूनिट में चार्ज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिया गया है. बाकी MKS में ऐसा कुछ नहीं है, ना CGS में, ना FPS में, ना SI में. लेकिन MKSQ सिस्टम ऑफ यूनिट में चार्ज को एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिया गया है. अगर चार्ज एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा तो फिर कूलाम क्या बन जाएगा, फंडामेंटल यूनिट बन जाएगा. तो याद रखिए स्पेशल केस है. इन MKSQ सिस्टम ऑफ यूनिट चार्ज इज एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सो कूलाम इज एज ए फंडामेंटल यूनिट. ठीक है. अच्छा, जो यूनिट्स इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नहीं है उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव. तो फंडामेंटल से मिलकर के बनती है, तो फंडामेंटल से मिलकर के बनती है ना, तो फंडामेंटल से तो रिलेटेड है ही ना. उनको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स. तो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ चार्ज या अदर यूनिट्स ऑफ चार्जेस क्या है, अदर यूनिट्स आर Faraday. Faraday is also the unit of charge. And EMU, electromagnetic unit. Electromagnetic unit. EMU. और Faraday हो गया, EMU हो गया, एम्पियर इंटू आवर्स. ये कुछ यूनिट्स हैं चार्ज की, लेकिन इनको आप किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में प्लेसिंग नहीं रखते हैं. दीज आर कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ चार्ज. 1 फैराडे इज इक्वल टू कूलाम. एनी रिलेशन वेल नोन है, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहा होगा इसको. 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम, यानी अप्रॉक्स 1 लाख कूलाम अगर मिलता है तो इज इक्वल टू 1 फैराडे. सो यू कैन से, you all can see कि फैराडे इज ए बिग यूनिट ऑफ चार्ज. फैराडे आपका कैसा है, बिग यूनिट ऑफ चार्ज. 1 कूलाम इज इक्वल टू ESU 3 10 to the power 9. When 3 10 to the power 9 ESU is there, then it means you have a 1 coulomb, and 1 coulomb is equal to EMU 1 by 10 EMU. These are the simple conversion and you all know about it. 1 by 10 EMU. The units of charge पर to the point क्वेश्चन होगा, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होगा. इलेक्ट्रोस्टैट्स में जनरली अगर आपको SI यूनिट पता है एंड यू हैव ए चॉइस कि CGS यूनिट क्या लिखना चाहिए, तो फिर आप उसके यूनिट के नाम से पहले स्टैटिक या स्टैट टर्म लगा दो. अगर आपको चॉइस मिल रही है तो अब ऑप्शन दिया गया, जैसे सपोज कर लो कि क्वेश्चन आ गया कि CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज
फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कूलाम, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है फैराडे, थर्ड में दिया हुआ है केएमयू और फोर्थ में दिया हुआ है फ्रैंकलिन। तो फिर तो आपको फ्रैंकलिन पे टिक लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज कर लो इलेक्ट्रोस्टैट्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट आपको पता है। एग्जांपल के लिए वोल्ट आप जानते हो ना, पहले पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। समवन इज आस्किंग इसका सीजीएस क्या होगा, तो मैं नहीं पता, तो आप वोल्ट के नाम से पहले क्या लगा दो, स्टैटिक वोल्ट या स्टैट वोल्ट। तो ये आप जो है सीजीएस बना लेते हो। ये हो गया यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो अगर स्टैटिक वोल्ट इसमें मेंशन होगा ऑप्शन में तो उसको टिक कर सकते हैं। देखिए अगर ऑप्शन दे दिया तो उसने आपको बाउंडेड कर दिया, ऑप्शन नहीं दिया, मैंने कहा राइट द यूनिट सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, तो किसी का स्टैटिक कूलाम माने तो स्टैटिक कूलाम लिखेगा, कोई ईएसयू लिखना चाहेगा तो ईएसयू लिखेगा, एंड समवन इज फॉर द फ्रैंकलिन, ठीक है, you have all the choices but the options are given, then the approaches will be fixed, ठीक है ना। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप इसको पूरा। Now we will discuss properties of charge. When you see the properties of charge, you have more than 20 points. इस इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमें कंप्लीट स्टडी करनी है चार्ज की, चैप्टर टू चैप्टर हम इस चार्ज की नई नई प्रॉपर्टीज जानते चले जाएंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे एक टर्म है वेरिएंट और इनवेरिएंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेरिएंट एंड इनवेरिएंट? किसी चीज में वेरिएशन है तो वेरिएंट है। वेरिएंट का मतलब होगा वेरी करना, वेरिएशन यानी कि चेंज होना, और इनवेरिएंट का मतलब हो गया नो चेंज होना। अब ध्यान देना, वेरिएशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट, जैसे वेरिएशन बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, वेरिएशन बिकॉज ऑफ द टाइम या रिस्पेक्ट टू द टाइम। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएशन ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से वेरिएशन आना, तो उस वेरिएशन को क्या कहते हैं? रिलेटिविस्टिक वेरिएंट। मेरी बात को जरा समझो, वेरिएंट का मतलब है चेंज होना, ओके। इनवेरिएंट का मतलब है नहीं चेंज होना, लेकिन चेंज होना रिलेटिव टू व्हाट? जैसे आपने कहा कि टेम्परेचर इज चेंजिंग, तो वो क्यों चेंज हो रहा है? तो समवन इज सेइंग कि टेम्परेचर इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी। तो यहां पर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है हीट एनर्जी से। फिर हमने कहा कि देयर इज ए चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज आ रहा है, उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होगा, इसलिए चेंज आ रहा है। लेकिन अगर वेरिएशन आता है बिकॉज ऑफ द मोशन, तो वो क्या बन जाता है? रिलेटिविस्टिक वेरिएंट। और अगर मोशन की वजह से कोई चेंज ना हो तो वो क्या बनेगा? रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। इस टर्म पर ध्यान दीजिए, रिलेटिविस्टिक वेरिएंट और इनवेरिएंट। जनरली होता क्या है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है वहां पर, और वो प्रॉपर्टी है चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। अगर आप इस टर्म को नहीं लिखते हैं जो मैंने अंडरलाइन किया, तो गलत है। अगर आप ये लिखते हो कि चार्ज इज इनवेरिएंट, नहीं बदलता है, तो रिलेटिव टू व्हाट? किसके रिस्पेक्ट में नहीं बदलता है? तो ये जो टर्म रिलेटिविस्टिक है, इसका मतलब क्या है? मोशन। यानी कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका रेस्ट में है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना। अब आपने इलेक्ट्रॉन को मोशन करा दिया, अब जरा उस पर चार्ज निकालो, तब भी 1.6 × 10⁻19 कूलम। और किसी का एग्जांपल ले लो, जैसे अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम।
ये अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है। रदरफोर्ड ने इसको जो है मोशन करा दिया था जब गोल्ड लीफ पर उन्होंने बम्बार्डिंग की थी, जब उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बहुत तेजी से मूव करा दिया। तो चलते हुए अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? अभी भी इतना ही है, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। तो मोशन के साथ बदल जाना रिलेटिविस्टिक वेरिएंट, और मोशन के साथ नहीं बदलना दैट इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। ठीक है ना? मास के साथ ऐसा नहीं है, मास के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट बट मास इज रिलेटिविस्टिक वेरिएंट। मास जो होता है वो मोशन के साथ बदलता है, चार्ज मोशन के साथ नहीं बदलता है। एक एग्जांपल आपको देते हैं, आइंस्टाइन ने एक फार्मूला भी डेवलप किया था वेरिएंस और मास को लेकर के, और फार्मूला है m = m0 √1 - v²/c², 1 - v²/c²। ये m0 क्या है? मास इन रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो कि आपकी बाइक रेस्ट में है, अब उसका मास कितना है? m0 है। और m क्या है? डायनेमिक मास है, या काइनेटिक मास भी कह सकते हो आप। डायनेमिक मास व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद वेलोसिटी v। अब आपकी बाइक जो है वो वेलोसिटी v से चलने लगी, अब उसका जो मास होगा अब बदल जाएगा, और फार्मूले में जो c है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। c स्पीड ऑफ लाइट। तो बीइंग ए टीचर जब प्रॉपर्टीज में मुझे ये रिलेटिविस्टिक टर्म नहीं दिखता है, इग्नोर करते हैं, अदरवाइज ये लिखना चाहिए, क्योंकि वेरिएंट का मतलब तो है बदलना, लेकिन कॉज बिहाइंड द बदलना क्या है, किसकी वजह से बदल रहा है, तो डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं। भाई मैंने कहा कि लेंथ इज चेंजिंग, तो रिलेटिव टू क्या है, किसके वजह से चेंज हो रही है? तो हो सकता है कि तुम लेंथ को कट कर रहे हो सकता है कि तुम एडिशन कर रहे हो लेंथ में, कुछ लेंथ ऐड कर रहे हो इसलिए चेंज हो रही है। तो इसलिए वेलोसिटी के साथ अगर कोई चीज बदलती है या नहीं बदलती है, बदलती है तो रिलेटिविस्टिक वेरिएंट, और नहीं बदलती तो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। एंड चार्ज प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है कि चार्ज जो है वो कैसी प्रॉपर्टी है? इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। ये मोशन के साथ में चेंज नहीं होता है। एक सिंपल सा लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए यहां पर कि ए पार्टिकल is in rest having charge x coulomb, find charge over it when it moves with velocity 2 × 10⁸ meter per second. First option is x coulomb. Second option is less than x coulomb. Third option is greater than x coulomb. And fourth option is none. आप किस पे टिक लगाओगे? x coulomb, क्योंकि चार्ज प्रॉपर्टी रिलेटिविस्टिक क्या होती है? इनवेरिएंट होती है। चार्ज प्रॉपर्टी रिलेटिविस्टिक कैसी होती है? इनवेरिएंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं मास के लिए बात करूं तो मास के लिए ऐसा नहीं सही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक टर्म है फोटॉन, लाइट में फोटॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, इसका रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन जब ये मोशन करता है तो इसका मास 0 नहीं होता है। अब ये फार्मूला अगर आप देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि मास को लेकर के ये जो फार्मूला दिया गया है उसमें रेस्ट वाला मास ज्यादा है, डायनेमिक वाला मास ज्यादा है। यू ऑल कैन सी दिस एंड कैलकुलेट इट अगर दिया जाए तो। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये ऐसे बना देता, ध्यान देना,
A particle is in rest having charge x coulomb, comma mass m kg. Find charge, comma mass when it moves with velocity 2 to the power मीटर पर सेकेंड. और ऑप्शंस हटा देते हैं. अब जब आप चार्ज के लिए आंसर लिखते हैं तो चार्ज कितना था? चार्ज विल बी सेम एज बिफोर x कूलम. और मास के लिए जब आप जाते हैं तो लिखते हैं फार्मूला m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर. रेस्ट वाला मास m नॉट की जगह पर m आ गया. और दिस वन इज डायनेमिक मास. तो जब रेस्ट वाला मास m दिया गया है तो डायनेमिक मास को कोई और सिंबल दे दो. सपोज कर लो m डैश है एंड 1 माइनस v स्क्वायर. v मींस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो कितना है v की वैल्यू? v की वैल्यू है 2 10 टू द पावर 8 और c की वैल्यू 3 10 टू द पावर 8. v बाई c कितना आ गया? 2 बाई 3. स्क्वायर लगा हुआ है फार्मूले में. v स्क्वायर बाई c स्क्वायर विल बी 4 बाई 9. ये आ गया 4 बाई 9. m डैश की वैल्यू हो गई है 9 ऊपर जाएगा 3m और अपॉन में क्या जाएगा? अंडर रूट. ठीक है. तो ये जो m डैश की वैल्यू आई है वो m से ज्यादा है या कम है? यू ऑल डिसाइड दिस. भाई m डैश आपका कैसा मास है? डायनेमिक. और m कैसा मास है? रेस्ट. डायनेमिक वाला मास ज्यादा है, रेस्ट वाला मास ज्यादा है. m डैश इज इक्वल टू आ गया है 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. और देखिए m डैश इज इक्वल टू हो गया 3 रूट 5 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 2 से कुछ ग्रेटर आएगा. तो अभी हम 2 ले लेते हैं. मुझे पता कि 2 से ग्रेटर होगा तो ऊपर जो है 6 से ऊपर वैल्यू मिलेगी, मोर देन 6 मिलेगा. अपॉन में क्या है? 5. अपॉन में क्या है? 5. तो m डैश की वैल्यू m से क्या आ रही है? ग्रेटर आ रही है. कैसे आ रही है? ग्रेटर. अरे बोलो भाई. तो यहां से इस फार्मूले से देख करके भी पता चल जाता है. लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो v है वो हमेशा c से कम ही होगा. v की वैल्यू c के कभी बराबर नहीं होगी. तो अब v की वैल्यू c से कम होगी. वही मैंने यहाँ पर एग्जांपल में सेट किया और पूरी कैलकुलेशन करके हमने ये देखा कि जो डायनेमिक मास होता है वो रेस्ट मास से कैसा होता है? ज्यादा होता है. एक जनरल वे. अब ये बात अगर आपको पहले से ही पता है और फिर ऑप्शन कैलकुलेशन वाला अगर काम किया गया है तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपने काम कर दिया. अब जब आपको ये बात पहले से ही पता तो कैलकुलेशन नहीं करना है. ऑप्शंस आर गिवन. पहला ऑप्शन दिया कि चार्ज जो है वो x कूलम होगा और मास आपका लेस देन m होगा. गलत हो गया क्योंकि आपको सीधे पता है कि डायनेमिक मास रेस्ट मास से क्या होता है? ज्यादा होता है. सेकेंड ऑप्शन है आपका कि चार्ज विल बी x कूलम एंड डायनेमिक मास विल बी m kg ग्रेटर देन m kg. आपका ये आंसर सही आ गया. थर्ड ऑप्शन बनाया चार्ज विल बी लेस देन x कूलम एंड डायनेमिक मास विल बी ग्रेटर देन m kg. तो यार भैया इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए. एक ऑप्शन और बना देते हैं. चार्ज विल बी ग्रेटर देन x कूलम एंड मास विल बी ग्रेटर देन m kg. कौन सी बात सही होगी? बी वाली बात सही. गो फॉर इट. एक टर्म होता है क्वांटाइजेशन. यू नो ऑल अबाउट इट. व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? एक टर्म है आपका क्वांटाइजेशन और चार्ज की प्रॉपर्टीज में ये प्रॉपर्टी आती है. क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज डिस्क्रीट अमाउंट में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको क्वांटाइज. डिस्क्रीट अमाउंट में प्रेजेंट होना ही क्वांटाइजेशन है क्या?
और चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसको प्रूफ किसने किया था? एक बार फिर से नाम लेना है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का। फिलहाल अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है और हमको और आपको ये मीनिंग समझना है कि व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन। जैसे इन्होंने कहा कि डिस्क्रीट अमाउंट, डिस्क्रीट मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ छोटे छोटे अमाउंट्स। तो क्या आपकी जो नोटबुक है उसको क्वांटाइज्ड है? आपकी अपनी जो नोटबुक है कई सारे पेजेस से मिलकर के बनी है। तो आप कह रहे हो कि हमारी नोटबुक में 200 पेजेस हैं एंड समवन इज लुकिंग कि एक पेज में भी तो कई सारे पार्ट्स हो जाएंगे। वो कह रहा है कि तुम्हारी नोटबुक में इतने सारे पेपर पीसेस हैं। तो क्या ये क्वांटाइजेशन है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल शुड बी सेम फॉर एवरीवन। जो स्मॉलेस्ट है, जैसे कि अभी हम नोटबुक का एग्जांपल लेते हैं। अगर नोटबुक में सबसे छोटा चीज क्या है, तो छोटा चीज क्या है? पेपर पीस है। और तुम बता रहे हो कि सबसे छोटा 1 पेज है। गलत बात है ना भाई, 1 पेज के भी तो कई सारे पीसेस हो सकते हैं। तो जब आपको किसी का स्मॉलेस्ट पता चल जाता है और फिर वो सबके लिए आइडेंटिकल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? h/2π। कम से कम एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? h/2π। या फिर क्या होगा? इसी का मल्टीपल नंबर, इसी का डबल होगा, इसी का ट्रिपल होगा, इसी का 4 टाइम्स होगा। h/2π से तो कम नहीं होगा ना? बोलो। अभी हमने बोला कि पेपर का, हमारी नोटबुक का क्वांटाइज्ड जो है वो 1 पेज है। तो दूसरे वाले तुरंत बोला 1 पेज नहीं है, उस पेज में तो कई सारे क्वांटाइजेशन बनेंगे। तो स्मॉलेस्ट आप पहले बताइए क्या? स्मॉलेस्ट जो होगा वो सबके लिए फिर एक जैसा होना चाहिए। अब नाउ वी कैन से कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का सबसे स्मॉलेस्ट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h/2π। इससे कम नहीं होगा, इसी के मल्टीपल में होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइज्ड क्या हो गया? h/2π। इससे छोटा कुछ नहीं है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया कि वी ऑल हैव स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल, कि जो मेरे लिए स्मॉलेस्ट है वही सबके लिए स्मॉलेस्ट बने। ठीक है ना? अब जैसे मैं अगर सामने इस क्लासरूम की, मैं इस वॉल की बात करता हूं, इसमें क्वांटाइज्ड पार्ट क्या है? तो कोई कह रहा 1 ब्रिक है। तो यार कहीं कहीं पर हाफ ब्रिक भी तो होगी और कहीं कहीं पर उससे भी तो छोटी ईंट होगी, नहीं होगी। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है व्हेन यू हैव ए फिक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर एनीवन, देन वी से कि यार उसके अंदर क्या है? क्वांटाइजेशन। और चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या है? फिक्स है। कितनी होती है? तो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसको वेरीफाई किया गया और पता चला कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड इट्स स्मॉलेस्ट को हम लोग क्वांटा भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट को हम लोग एलिमेंट्री भी कहते हैं, फिर उससे छोटा कुछ नहीं है। एंड इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1.6 10 to the power -19 कूलम और इसका सिंबल ई है। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको यहां बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये रफ वर्क है आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई लिखा हो मतलब 1.6 10 to the power -19 कूलम, और ई पर अगर नेगेटिव लिखा हो तो मतलब इलेक्ट्रॉन, और अगर ई पर ऐसे प्लस लिखा हो तो मतलब प्रोटॉन। ठीक है? जैसे मैंने लिखा 10e, यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर ये हटा दिया तो 10e का मतलब क्या है? इस e का मतलब हो गया ये, तो मल्टीप्लाई करो 10 से। तो चार्ज जो है वो आपका क्वांटाइज है। दिस इज गिवन बाय मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड इट्स स्मॉलेस्ट यानी कि क्वांटा एलिमेंट्री वैल्यू इतनी है, जबकि ये एक जबरदस्त इसी के 7 पॉइंट है।
मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। जिस चार्ज की डिस्कवरी मास के कंपटीशन में हुई है, उस मास का क्वांटाइज्ड आज तक किसी को नहीं पता। नो वन नोज कि मास का सबसे छोटा वैल्यू कितना है। जैसे टेम्परेचर का सबसे छोटा वैल्यू कितना है, -273.15, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू नहीं पता किसी को। मास का क्वांटाइजेशन अभी तक नहीं पता है। गो फॉर दिस सेकंड नंबर पॉइंट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नंबर 3 पॉइंट क्या होना चाहिए? बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको मेन बता रहा हूं। जो चार्ज है वो कंजर्व है, चार्ज इज कंजर्व। आप इसको खत्म नहीं कर सकते, आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज इज कंजर्व। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी भी चार्ज कैसा करता है, फॉलो करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, तुम इसको खत्म नहीं कर सकते। प्रोटॉन के पास चार्ज है, तुम इसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म कर सकते हो, सोच के देखो। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आपने इसको क्रिएट नहीं किया है। जो इंट्रिंसिक है आप उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और जैसे न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है तो तुम इसमें क्रिएट नहीं कर सकते हो। चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है। तो ये थर्ड नंबर पॉइंट हो गया। फोर्थ नंबर पॉइंट मैं सुना देता हूं, लिखाता नहीं हूं। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। और आपको ये भी एक छोटी सी बात है, पता ही होगा। तो देखो वैल्यू लेकर के एडिशन करना, वैल्यू लेते जाओ, ऐड करते जाओ। ये कौन सा समेशन है, स्केलर समेशन। वेरी गुड। वैल्यू लिया, फटाफट ऐड करते चले गए, ये हो गया स्केलर समेशन। वैल्यू लेना है अलोंग विद साइन, और फिर ऐड करना है, फिर एडिशन लगाना है। ये हो गया एल्जेब्रिकल समेशन, दैट इज कॉल्ड द एल्जेब्रिकल समेशन। जैसे कि हमारे पास +3 है, -2 है, +5 है, -7 है। भाई जब आप एग्जाम देते हैं तो फिर नेगेटिव मार्किंग अगर कहीं पर है तो गलत के भी तो नेगेटिव मिलते हैं ना। टोटल आपका एल्जेब्रिकल समेशन है। और तीसरा जो है वैल्यू लेना है और डायरेक्शन लेनी है और फिर एडिशन करना, तो ये क्या, वेक्टर समेशन है। तो जो फोर्थ नंबर पॉइंट हम बना सकते हैं, लिखाएंगे नहीं, आप खुद ही जानते हैं कि चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और ये किस समेशन को फॉलो करती है, एल्जेब्रिकल समेशन को फॉलो करती है। ना तो स्केलर समेशन को, ना वेक्टर समेशन को, क्योंकि टोटल चार्ज इस पर एटम पर 0 हुआ था। कैसे, जब आप इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज लोगे और प्रोटॉन का प्लस लोगे तभी तो 0 बन पाएगा। चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टोटल कैलकुलेटेड बाय एल्जेब्रिकल समेशन। एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई, ठीक है। इतना ये काम करिए आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।